नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज सेटिंग कमेटी की जो इंतहाई अफसोस की बात है कि हसन इफ्तिखार हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बीमार है। ज़्यादा बीमार नहीं है, कल जितने बीमार थे उससे कुछ कदरे थोड़े ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से जो है वो ज़िम्मेदारी मेरे नातवा कांधों पर आ पड़ी है मेरे साथ। लेकिन बार उठाने के लिए वकास हबीब राना साहब मौजूद हैं और हमने ढूंढने की कोशिश की कि कोई और भी हमारे साथ आ जाए, लेकिन कोई माना ही नहीं। तो बहरहाल अब फ़िलहाल जो है वो सूरत हाल ये है कि राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सर आई एम ओके, थैंक यू फॉर होस्टिंग। लेकिन आपने भी बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा पेन किलर्स पे हैं। जी वो बस ये फुटबॉल फुटबॉल खेल रहे थे इस उम्र में। इस उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रिटायर होने वाला है, तो लेकिन इन्होंने खेली और फिर वो पीछे साइकिल थी हाँ, मैं ट्रिप कर गया, वो फिर घुटना लगा और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अब सूरत हाल ये है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रिकवर कर रहा हूँ आफ्टर फ्लू, हसन फ्लू से गुजर रहे हैं। इस वक्त जो है वो पंजाब चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी गुस्से में, और उन्होंने जो है वो आलिया नीलम को ये बताने की कोशिश की है कि ये जो आपका फ़ैसला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बिक गई हैं, उन्होंने कहा कि इससे लगता ही है कि लैंड माफिया जो है ना वो ऐसे फ़ैसले करवा रही है। ये नहीं कह रही कि वो करवा रही है, यानी लगता ऐसा है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आज प्रोटेस्ट हुआ और स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा हुए, उन्होंने नारे शारे लगाए, लेकिन वो पीसफुली जो हैं वो डिस्पर्स हो गए। इसके क्या सूरत हाल है, इसके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी जो मैंने हासिल करने की कोशिश की है, वकास ने भी इस पर कुछ वर्क किया है, तो हम उसको आपको जो है वो बताएंगे। साथ साथ एक अच्छी खबर है और वो है कि $4 अरब की जो है वो एक डील हुई है पाकिस्तान की और लीबिया की जो इस वक्त डोमिनेंट फैक्शन है वहाँ पर, जनरल हफ्तार का, उसके दरमियान। और फाइनली हम डकी भाई के फ़ोन के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं वकास साहब। पहले तो आप ये बताएं कि मरीम नवाज़ से मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कशन की थी इसके ऊपर और उसमें हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो वाली बातें ना करें जिससे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आता है। मरीम ने भी बड़ा बच बचा के उन्होंने बातें वही की हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है जो आज बातें हुई? एक्चुअली कल जिस चीज़ पे हमने बात नहीं ना की थी, वो मेरे जहन में था पर हमने की नहीं थी बात, बिकॉज आई थॉट कि थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा। मैंने कहा मरियम का ना रिस्पॉन्स आने दें। वो ये बात थी कि अब लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट का जो है ना सेम पेज वो गया फट। तो वो पहले जो है ना वो बड़ा एक मामला चल रहा था, इस पे एक पूरी कैंपेन थी जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जा रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट इज़ ऑन द सेम पेज और ये और वो ना। तो अब ज़ाहिरी बात है कि ये वाला जो मामला हुआ है उससे पहले कुछ इशारे मिल रहे थे, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं इतनी ना। मतलब वो जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला मामला था कि बच्चों को आप ना पकड़े हैं ये वो ना, अब तो सीधी सीधी बात आ गई है कि वो तो मतलब पोजीशंस ले ली गई हैं ना। अब उन्होंने कहा कि जी आप हमारी जुडिशरी के ख़िलाफ़ ये इक़दाम कर रहे हैं, और मरियम ने आगे से जो बात की उन्होंने कहा कि जी असम्बली का इस्तेकाक है, वो एक कानून पास करते हैं, आप किस तरह उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और तो वो आप पोजीशंस तो ले ली गई हैं। आई डोंट नो इससे अब रिवर्सल किस तरह होगा, क्या कौन पीछे जाएगा, क्योंकि उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया है, बनाया तो नहीं है पर वो उसको भेज दिया, तो अब वो क्या करते हैं उस पर, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। मैंने तो कल से जो मज़ीद वो वीडियोस देखी हैं जहाँ पर कि लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या ज़्यादती की है आपने इस कानून को ख़त्म करके। सो लोग सामने आ गए हैं, क्योंकि ना सिर्फ इन लोगों ने ये किया है कि उस कानून को ख़त्म किया यानी उसको सस्पेंड किया है, बल्कि जो पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं यानी कि जिन लोगों को उनकी ज़मीन मिली थी उनको भी कह दिया है कि वो वापस अपना जो है ना वो कब्ज़ा कर लें जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। सो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि ये मतलब जो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। अब इसमें मतलब लोग और जो रेज है और मीडिया पे, और मज़ेदार बात यह है कि तकरीबन इस पे ना मतलब पीटीआई आमतौर पे ये होता है वो कूद पड़ते होते हैं किसी ना किसी मामले पे ना, लेकिन इस मामले पे वो उस तरह नहीं कूदे, बस वो इस हद तक हैं कि ये तो जी इनका ना काम हो गया, आलिया नीलम जो है वो बड़ी इनके फेवर में थी, अब वो फेवर में नहीं है। लेकिन उन्होंने इस पे क्रिटिसाइज ही किया कि मरियम का कानून गलत था या मरियम की एफर्ट गलत थी। इनफैक्ट आई थिंक आई हैव सीन पीटीआई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जिन्होंने एक्चुअली उससे फ़ायदा उठाया है उस कानून से जो आया था, और उन्होंने कहा है कि मैंने इसके फ़ैसले करवाए हैं, लोगों को भेजा है, उनको फ़ायदा हुआ है। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है, आई थिंक वो ये कह रहे थे कि ये गलत हुआ है। सो एनीवे, बट अब इसमें से निकलेगा क्या, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ये अगली समात पे क्या होगा, क्या करेंगे वो?
देखिए वो तो मेरा ख्याल है कि अगली समाअत पर तो उन्होंने वो फुल कोर्ट बनाने का फैसला किया है ना, तो फुल कोर्ट नहीं, लार्जर बेंच है ना, लार्जर बेंच मेरे ख्याल से 3 लोग हो जाएंगे। 3 लोग होंगे। आई पर्सनली फील के जल्दबाजी है। देखें बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हुई हैं इसमें। जो 2 रिमार्क्स थे ना कल चीफ जस्टिस साहिबा के, 3 चीज़ें थी। पहला रिमार्क जो उन्होंने जाती उम्रा का नाम लिया। हाँ, दूसरा रिमार्क था कि कुछ लोग अपने हाथ में हद से ज़्यादा तमाम पावर्स ही अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये 2 जुमले थे। और तीसरा जो तीसरा वो जुमला नहीं था, वो बुनियादी तौर पर ये था कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, जिन्होंने उनको उस दिन असिस्ट करना था पंजाब गवर्नमेंट की साइड से, वो मौके पर मौजूद नहीं थे। और चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा कि जी मैं भी बीमार हूँ, लेकिन वो बीमार है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, वो नहीं आए। तो उनको अनहर्ड उन्होंने एक तरह से जो है वो सस्पेंड कर दिया। मेरा इसमें वकास जो असल कंसर्न है ना, वो ये है कि एक पीआर एक्टिविटी चल रही है। वो पीआर एक्टिविटी इस तरह से है कि अगर आप जितनी भी स्टोरीज देखेंगे ना उठाकर, तो उसके अंदर एक खातून का नाम लिखा हुआ है एंड को, जो पिटिशनर्स को सारी पिटिशंस को क्लब किया गया है, उसमें एक खातून का नाम है एंड को। और जो लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज हैं उसमें बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स ज़ाहिर शामिल होते हैं। मेरा ये कंसर्न है कि ये जो मुताद्दिद पिटिशंस आई जिनको क्लब किया गया, इसके अंदर से कितनी जेन्युइन पिटिशंस थी और कितनी पिटिशंस जो थी वो कुछ लोगों ने जो खुद कब्ज़ा ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं उनके फ्रंटमैन आकर जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं। और मीडिया के अंदर ये बात जो है वो सामने आ रही है, वो एक खातून एंड को के नाम से पिटिशंस को क्लब कर दिया गया। सो दिस इज़ माय सीरियस कंसर्न। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन दोनों की आपसी एक जो है वो लगती है क्लैश लगता है कि ये लाहौर हाई कोर्ट वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट हो रहा है। बट जल्दबाजी चीफ मिनिस्टर साहिबा की साइड से भी है। वो किस तरह से है कि आपको पता है आजकल हो ये रहा है कि दोनों जो है ना हाउसेस, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, वहाँ से ज़्यादा डिबेट नहीं होती। फौरी तौर पर एक कानून आता है और वो बन जाता है। तरीकाकार नहीं ठीक। तरीकाकार नहीं ठीक। अगर इसके ऊपर डिटेल्ड होती डिस्कशंस होती, तो उस सूरत में हो सकता है कि ये जो चीफ जस्टिस साहिबा का एतराज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अदालत में पेंडिंग थी, उसके बावजूद उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जो है वो फारिग कर दिया गया है। ये एतराज़ जो है इसका कोई हल, कोई तोड़ निकाला जा सकता था और वो नहीं निकाला गया। एट द सेम टाइम कल आपने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की। हसन ने अपना वाक़या भी सुनाया कि उनका किस तरह से मसला चल रहा है। वो ये है कि ये जो निज़ाम है ये मसले का हल नहीं निकालता। अली नीचे कमेंट्स आए हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल कि वो हमारे वीडियो पर कि 50 साल से हमारे मज़ेरे जो हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल कब्जा किया हुआ है। मुख्तलिफ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो हर बंदे की कहानी है। मैंने अपना वाक़या जो था वो उसमें से बिकॉज आई थॉट ड्रैग हो रहा है, मगर मेरे अपने साथ ये वाक़या हो चुका है। वो क्या आप उसमें डिटेल में जाना, बट नहीं, हमारी ज़मीन का इशू चल रहा है, मैंने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। हमारी उधर ज़मीन पे जो ठेके पे दी हुई थी उसने, अब चूँकि वो हम काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदार हैं उसमें ना, दादा अबू की ज़मीन है, तो उसने कहा चलो वो मुझे मारते हैं, तो वो हमने एक कज़न थे सुतेले, तो उनको दी हुई थी। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो वो ठेका भी उसको नहीं दे रहे थे और उसने हमें बताया भी नहीं। तो वो अब वो उसने केस कर दिया हुआ है। उसने कहा जी मेरी ज़मीन है, मेरी ये जायदाद है, मुझे तो 70s में बेच दी हुई थी। अब ये मतलब सूरत हाल है। अब वहाँ पर आप जाओ करो, सो वो सारे मामलात हैं। अब आप कोर्ट में जब ये चीज़ें चली जाती हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने क्लियर हैं बिल्कुल कि यार ये सिस्टम नहीं है चल रहा, ये आपका जो अदालती निज़ाम है ना, इट डजेंट वर्क, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। इसमें आप चूंके चुनाचे जितना मर्जी कर लें, इट डजेंट वर्क। और देखें जिन लोगों के फैसले हो गए ना, उनके केसेस जो चल रहे थे, यानी जो लैंड ग्रैबर्स थे, लैंड माफिया थे, उनके जो वकला थे, वो खुद, मैंने आपको एक सैंपल दी थी शेखुपुरा की, कि वो वहाँ के बार का सदर जो है वो 25-30 वकील लेकर आ गया और फिर एक सिविल जज ने कॉल करके कहा कि इसका वो मुकाओ मामला, और आप उन वकीलों का तो काम खत्म हो गया। बिकॉज जो केसेस चल रहे थे, जब वो डीसी ने रिजॉल्व ही कर दिया, तो केस क्या चलना है वहाँ पर। तो वो जो वकीलों की पिछले 7, 8, 10, 15, 20 सालों से चल रहा था मामला, वो ख़त्म हो गया। सो अब आई डोंट, इसमें फाइनली जो मैं एक कमेंट देना चाहता था, वो आपने कहा कि इन दोनों का जो क्लैश शुरू हो गया इसमें क्या होगा। 27वीं तरमीम बहुत एक हैंडी एक जो है ना वो टूल है गवर्नमेंट के पास। अब
चीफ जस्टिस साहब हैं उनको ज़ाहिर ट्रांसफ़र तो नहीं किया जाएगा, तकरीबन कर 60 सकते साल हैं। नहीं कर सकते ना, तो 60 साल की उनकी तकरीबन उम्र जो है वो 59 की हो गई है, 62 में उन्होंने रिटायर होना है, सो अभी टाइम तो उनके पास है अच्छा खासा। किया ये जा सकता है कि उनको जो है वो भेज दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर शी बिकम्स वन ऑफ द जूनियर जजेस, बट शी विल इवेंचुअली बिकम अ चीफ जस्टिस, क्योंकि अभी 6 साल उनकी सर्विस के पड़े हुए होंगे। शी माइट बिकम, आई डोंट नो, माइट बिकम द चीफ जस्टिस। सो द थिंग इज़ के आलिया नीलम साहिबा का मसला हल तो हो सकता है। आई डोंट नो कि ये मामला कितना सीरियस है। आपका क्या मतलब है कि मरियम ने ये कंसीडर करके ही ये बयान जारी किया है, जो रिएक्शन दिया है? मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर गवर्नमेंट को आजकल जजेस से कोई थ्रेट नहीं है, मेरा ख्याल है। जजेस जो हैं वो आई थिंक के कोर्ट्स जो हैं वो अपनी प्री 2007 पोजीशंस पर आ चुकी हैं। वट एवर द गवर्नमेंट वांट्स दे विल डू। चलते हैं अपनी अगली इशू के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर जो है वो आज प्रोटेस्ट हुए, और चंद रोज़ पहले एक नौजवान अवैस सुल्तान गालिबन नाम था उनका, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो ख़ुदकुशी की, और जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था। अब आज जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, और काफ़ी एतराज़ उसके ऊपर ये किया जा रहा है कि जी वो जो बच्चा था उसके हवाले से तो कोई इसके अंदर बात ही नहीं है, और स्टूडेंट्स ने क्या मनवाया क्या नहीं मनवाया। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, ज़रा मुझे अपना व्यू। मैंने पता करने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली हुआ क्या और क्यों ये नौबत आई है। ऑब्वियसली ही बिलोंग टू सॉर्ट ऑफ अ वेरी मॉडेस्ट फैमिली, और इसके ना लेट आने का और कुछ छुट्टियों का इशू था, जिसके ऊपर आपको पता है बड़े हैवी फाइन्स लगते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ना, वो बल्कि बहुत रेवेन्यू कमाते हैं इस चीज़ से। तो वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन मुझे बताया गया है कि जो प्रोफेसर थे, जो लेक्चरर थे, उन्होंने उसको काफ़ी क्लास के सामने ना बेइज्जत भी किया। अब फ्रैंकली मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता चल सकी कि एग्जैक्टली कहा क्या है। आपको पता है एक दफ़ा एक वीडियो आ गई थी, एक बंदे के पास लैपटॉप नहीं था तो उन्होंने इतना उसको बेइज्जत किया था कि वो उसकी वीडियो आ गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम पड़ सका अभी तक कि उन्होंने एग्जैक्टली उसको कहा क्या। बहरहाल उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया क्लास के सामने और वो सारा कुछ। तो उसने फिर इवेंचुअली जो है वो उसने सुसाइड कमिट की। बट थिंग इज़ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना अली, ये इंफॉर्मेशन को ना ये ऐसे समझती हैं जिस तरह ये कोई ना अस्करी अदारा है, इनके आँख पर ना कोई कोई एटम बम बन रहा है। ये सुसाइड हो जाए, कोई लड़की के साथ कोई वाक़या पेश आ जाए या कुछ हो जाए, इन्होंने ना सिक्योरिटी ऑफिसर्स रखे हुए हैं रिटायर्ड, और बड़े इनके ना वो मामला आता है, ये ऐसे उसको ना दबाते हैं सारे मामले को, स्टूडेंट्स को भी हिलने नहीं देते, उनको कह देते हैं किसी ने लगाया कुछ तो छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है। तो ये इस तरह की ना इनकी वो तबीयत बनी हुई है। सो आई थिंक जब कोई इस तरह का मामला होता है ना, उसमें से कुछ 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 चेंजेस होनी चाहिए। जैसे डकी भाई का मामला होता तो हमने कहा था कुछ सिस्टम में चेंजेस होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ना, एटलीस्ट उस बेचारे की डेथ जो है ना, उसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ सिस्टम में कोई रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो हायर एजुकेशन कमीशन है उनको भी कोई किरदार अदा करना चाहिए, कुछ सामने आना चाहिए फाइनली। मतलब ये जो सोए रहते हैं ना अपने, जब इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है तो आ जाते हैं, उसके बाद बस सो गए, अपना काम नहीं करते। सो आई थिंक वहाँ पर मुझे जो बड़ी चीज़ें गलत मालूम हुई हैं कि वहाँ पर बड़ी गड़बड़ है, जिसको कि एड्रेस होना चाहिए, जहाँ पर के मामला को सॉर्ट आउट होना चाहिए, ताकि बच्चों के पास, देखिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, अगर हमारा मैनेजर या बॉस हमारे साथ कोई ज़्यादती करता है या कुछ करता है ना, HR डिपार्टमेंट होता है अच्छी कंपनी में, यू कैन गो टू द HR डिपार्टमेंट एंड यू से कि यार मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ ये हुआ है, आप प्लीज़ इसको देखें। और अच्छी कंपनीज़ में जो HR होती है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। वहाँ इसी तरीके से इन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरह का मामला होना चाहिए, जहाँ पर के एटलीस्ट बच्चों को जाकर वो वेंट आउट करें, कोई बात है, उनको कोई मसला है, वो बताएं कि मेरे साथ ये मसला है। आजकल हालात ये बने हुए हैं कि अली, एक तो ना मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, इसको मैं, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज़ का, बट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट देयर कि ड्रग्स का भी बड़ा मामला चल रहा है अब जो यूनिवर्सिटीज़ में वो फैली हुई हैं, और वो प्राइम मार्केट है ये जो ड्रग्स वाले हैं ना इन लोगों के लिए। तो वो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के जो बाहर ये जो होते हैं ना पान शॉप्स होती हैं, वहाँ पर वो आम मिल रही होती हैं, ये वो अड्डे हैं इस चीज़ के। और मुझे पता है, तो पुलिस वालों को भी पता है, सबको पता है कि वो प्राइमरी जगह है जहाँ से मिलती हैं, और वो टॉफ़ियों की शक्ल में मिलती हैं,
छोटी छोटी कलरफुल, कोई एलिफेंट बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, इस फॉर्म में ड्रग्स मिलती हैं. सो थिंग इज़ कि ये जो बच्चा कोई ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पर कि वो सुसाइड करने जाता है, ऑब्वियसली ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग ऑलरेडी. उसके कोई हालात नहीं ठीक, मामला नहीं ठीक, उसको डर है किसी बात का कि मेरे घर में बात चली तो पता नहीं क्या होगा, या उसको वैसे ही वो ड्रग्स लेकर कुछ. मैं इस बच्चे का नहीं कह रहा कि इसने ड्रग्स नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, प्लीज़ नोट दैट, बट आई एम सेइंग कि जनरली दीज किड्स आर अफेक्टेड बाय ड्रग्स. और इसको करने के लिए एक काउंसलर सेक्शन होना चाहिए जो कि ये सारे मामलात को डील करे. हर यूनिवर्सिटी अच्छी खासी फीसेस लेती हैं, आपको पता है कितनी फीसेस लेती हैं, लेकिन क्या वो सर्विसेज देती हैं सिवाय इसके कि तुम्हें 5,000 का फ़ाइन, तुम्हें 10,000 का फ़ाइन, तुम रेस्टिकेट, तुम फारिग. और ये क्या करते हैं? सो यू नो आई एम जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस होल सिस्टम. और जो मुझे अभी तक चीज़ें पता चली हैं, ऑब्वियसली मुझे कुछ कन्फर्मेशंस नहीं है तो मैं उन पर वो उतना बात नहीं कर रहा, बट आई एम टेकिंग एन इम्प्रेशन आउट ऑफ इट कि हालात बड़े ख़राब हैं यूनिवर्सिटीज़ के और उन पर कुछ होना चाहिए. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तो कुछ डिसइंफॉर्मेशन है जो कि मैं समझता हूँ कि उसको फिक्स करने की भी ज़रूरत है. वो ये है कि जी वो बच्चा टॉपर था या कुछ इस तरह की बात नहीं थी. ही वाज अ गुड स्टूडेंट, 3.1 CGPA था उसका ओवरऑल अभी तक. सेकेंडली जो ये लेट टॉपर को किस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है? वो बताया जा रहा था, वो अक्सर जो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर वायरल हो रही है ना, उसके अंदर वो बताया जा रहा है कि जी वो बच्चा उसके साथ जो है ना वो एक सिंपैथी क्रिएट करने की एक कोशिश है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, कि जी वो तो टॉपर था और लेट होना या छुट्टियां करना जो है वो मजबूरी होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो शौकिया भी करते हैं. मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं अभी रिसेंटली भी एक यूनिवर्सिटी का में एनरोल्ड हूँ एक कोर्स के लिए. तो वहाँ पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की ये एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि वो नहीं आते. जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ उसने एक बड़ा मज़ेदार उसने तरीका निकाला है. उसने कहा जी हमने अटेंडेंस की वजह से किसी को रोकेंगे नहीं, हम इसको 30% जो है ना वो आपके जो नंबर्स हैं ना, जो आपके मार्क्स हैं, आपके फाइनल का 30% जो है वो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी. अगर आपने पूरा किया हुआ है 100% है, और एक उन्होंने रख दिया कि जी इतनी तो छुट्टियां ज़ाहिर है अलाउड होती हैं. एंड टीचर्स आर नॉर्मली देखें, अगर किसी बच्चे के जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मेरे फादर की जो है वो उनको हार्ट अटैक हुआ और मुझे अक्सर ऐसे होता था कि मैं क्लास नहीं ले पाता था क्योंकि मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर ज़ाहिर जाना बात था. है. तो ऐसी सिचुएशन में ही वॉज वेरी लीनियंट. उन्होंने कहा ठीक है आप लेट अगर आ जाते हैं तो मैं कोई इसके ऊपर इशू नहीं करूँगा. और भी मुझे जो वो लीनियंसी शो कर सकते थे, जो रिलीफ मुझे दे सकते थे, वो उन्होंने दिया. सो द थिंग इज़ के और ये बहरहाल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी. जो आपने चीज़ बताई है कि जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने पैसे कमाने के लिए भी इस किस्म की चीज़ें करती हैं कि यार फौरी तौर Huge पर fines, सर्किट करो, huge बहुत बड़े fines. बड़े फाइन्स करते हैं. हाउएवर ये जो पर्टिकुलर ये बच्चा है, जो वीडियो है, जो CCTV फुटेज है, उसके मुताबिक ये 3 दफ़ा वहाँ पर आया है पहले, जंप करने से पहले उसी जगह पर. और इसने सोचा है कि मैं जंप करूँ, एंड देन ही वेंट बैक एंड देन ही केम बैक, और चौथी दफ़ा उसने वहाँ से जंप किया है. नाउ स्टूडेंट्स देयर, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हिज फ्रेंड्स शुड हैव नोन कि ये ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग. 3 दफ़ा वहाँ पर आना और उसको वहाँ से वापस जाना, इसका मतलब है वो करेज नहीं गैदर कर पा रहा किसी तरीके से यहाँ से जंप ऑफ करने की. एंड इवेंचुअली ही डेड. तो क्या उसके दिमाग में चल रहा था? जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक उसके घर जब फ़ोन करके ये बताया गया, नाउ वी हैवंट टॉक टू द फैमिली, ये बात जहाँ से पता चली है वो यूनिवर्सिटी की ही अपने सोर्सेज हैं. तो जो उनके जब घर फ़ोन करके बताया गया तो उनके फादर वॉज नॉट शॉक्ड. ही वॉज लाइक अच्छा ठीक. ही डिडेंट रिएक्ट लाइक ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया वगैरह. सो प्रॉबली देयर वॉज समथिंग गोइंग ऑन जिसका शायद फैमिली को भी इल्म हो, शायद उसके क्लोज फ्रेंड्स को भी इल्म हो. जो ये स्टूडेंट्स थे, आई हैव जिसे क्या कहना चाहिए कि एक फीलिंग है, एक हंच है कि जो स्टूडेंट्स इतनी आराम से डिस्पर्स हो गए, आज उनका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाया गया वहाँ पर, और उसमें फैकल्टी भी जो है वो उसने हिस्सा लिया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने भी हिस्सा लिया, और स्टूडेंट्स जो हैं वो वादा फ़रदा पर कि जी यहाँ पर काउंसलर होगा और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स को देखा जाएगा, उनके मसाइल को सुनने के लिए कोई ना कोई मौजूद होगा, उसकी बुनियाद पर जो है वो स्टूडेंट्स चले गए. सो नहीं, वो स्टूडेंट्स HOD को एक्सपेल करने का भी उसमें है जी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ जो हैं वो थोड़े से
तसल्ली में आ गए। और साथ साथ उन्होंने ये किया कि आपकी जो आपने HR वाली बात की वो ये थी कि इस किस्म की सिचुएशंस में स्टूडेंट्स कैन गो डायरेक्टली टू द डीन ऑफ द डिपार्टमेंट, ताकि वो जाके उनसे इशू के ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन कोई करवा सकें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इतनी फ़ीसें ले रही हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, मगर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चलें कोई भी नाम नहीं लेते, मगर ये यूनिवर्सिटीज़ जितनी फ़ीसें ले रही हैं, आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते इन यूनिवर्सिटीज़ में आज भी आफ्टर वर्किंग फॉर 15-16 ईयर्स फील्ड के अंदर होने के बाद भी वी कैन नॉट इमेजिन कि हम अपने पैसों से इधर जो है वो दाखला ले सकें। तो इतनी फीसें होने के बाद अगर आप स्टूडेंट्स को एक थेरेपिस्ट नहीं दे सकते, एक काउंसलर एक्सेस नहीं दे सकते, वहाँ पर जो है वो कोई उनकी बात सुनने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर्स मौजूद नहीं है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है स्टूडेंट यूनियंस का ना होना। स्टूडेंट यूनियंस के ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ कैन गेट अवे विद एनीथिंग। Yes. जो आपने बात की कि वहाँ पर वो सिक्योरिटी अफसरान लाकर बिठा दिए जाते हैं, ये सिक्योरिटी अफसरान क्या करेंगे अगर वहाँ पर यूनियंस मौजूद हों? सिंस 1983 लास्ट जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज़ का, उसके बाद से ज़ियाउल हक के ज़माने से ये बैंड है। बिल्कुल। और 2019 में 18 में हमने थोड़े से ज़रा प्रोटेस्ट देखे, बहुत वैलिड तो पॉइंट है। आपको पता ये चला कि अगले साल कोरोना आ गया और वो सारी मूवमेंट ही जो है वो डिरेल हो गई, जिसके बाद दोबारा से वो बन ही नहीं सकी। जो पब्लिक सेक्टर में इस किस्म के असातिज़ा हैं, अमार अली जान को हमने देखा वो FC कॉलेज से निकाला गया, वो गवर्नमेंट कॉलेज से निकाला गया, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाला गया, अब वो बेचारा बगैर पढ़ाई सियासत कर रहा है। तो द थिंग इज फेसबुक के ऊपर वो लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सो यू एक्टिवली गवर्नमेंट का, स्टेट का जो स्टूडेंट्स दुश्मन जो एक प्रैक्टिस है, बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इस किस्म की सिचुएशंस में सामने आती है। बिकॉज हमने और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने जब डिमांड्स देखी, जो 2019 का स्टूडेंट्स का कलेक्टिव का जो मार्च था, उसकी अगर आप डिमांड्स आज भी उठाकर देखें तो 90% ऑफ दोज डिमांड्स वर नॉट पॉलिटिकल, दे वर स्ट्रिक्टली अबाउट द स्टूडेंट्स के मसाइल, हॉस्टल्स के अंदर मसाइल, फीसों के मसाइल, इन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही थी। आप इसको कंपेयर करें फॉर एग्जांपल स्लोवेनिया से। स्लोवेनिया के अंदर अब से कुछ साल पहले डिसाइड ये किया गया कि हायर एजुकेशन को एक फ़ीस जो है ना वो लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ीसें थी, उनकी बिल्कुल फ्री एजुकेशन थी उससे पहले। तो उन्होंने कहा कि हम फ़ीस लगाएंगे। स्टूडेंट्स ने सस्टेन्ड प्रेशर के साथ फॉर 9 months उन्होंने सिट इन रखा। द पार्लियामेंट हैड टू इवेंचुअली डिसॉल्व इटसेल्फ और एक नया इलेक्शन कॉल हुआ, और उस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीती जिसने सबसे बेहतरीन प्रोग्राम दिया किस चीज़ का, कि हम कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके अपनी हायर एजुकेशन को फंड करेंगे। नाउ दिस इज द मॉडल दैट यू लुक एट। और फिर आप हमारे मुल्क के अंदर देखें, यहाँ पर आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, कराची यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको रिलीजन के नाम पर जो है वो स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे, आपको एथनिसिटी के नाम पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे, आपको तालीम के नाम पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हुए नजर नहीं आएंगे। और गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इन ग्रुप्स को बाय सप्रेसिंग देम और हेल्पिंग देम, वो चाहे जमीयत को उभारने के लिए एक ज़माने में, चाहे जमीयत को दबाने के लिए, चाहे वो ये जो आपके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, पश्तून सुबाइयत के नाम पर सारा चल रहा है, इनको आप ऑप्रेस करें या आप इनको हिमायत करें, दोनों सूरतों में आप स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये स्टूडेंट्स का नुकसान है। कोई चीज़ चाहे इसको ये समझे कि जी ये शनाख्त के नाम पर सियासत होती है वगैरह, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बिल्कुल। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बाय द वे यू मेंशन्ड स्लोवेनिया, सो आई शाउट आउट टू माय डियर फ्रेंड्स इन स्लोवेनिया, नेहा एंड रॉक, थैंक यू फॉर बीइंग माय गुड फ्रेंड्स। लेकिन अली, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है ना, अब इसमें एक पश्तून ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एक पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। इनके फड्डे होते हैं, इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, और यूनिवर्सिटी को बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये सारा मामला क्या है। वहाँ पर पुलिस आ चुकी है, वहाँ पे एक्शन हो चुका है, पर ये जो है ना यूनिवर्सिटी जब भी होता है ना, यूनिवर्सिटी इस तरह जिस तरह ना ज़मीन में वो मुंह दे के नहीं आप बैठ जाते, हमें तो पता ही नहीं, अच्छा ये हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं, मतलब लड़के ज़ख्मी हो रहे हैं, मरने के करीब जा रहे हैं, वो इतनी ख़तरनाक इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, उधर जाकर ना ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम है ना, इट्स हार्ड वर्क। कि अगर आप आप आइडेंटिफाई करने की तो जाओगे, एक्सपेल करोगे तो फीसें आपको वापस करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी, उधर फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, आपके खिलाफ केस होंगे। वो कहते हैं यार गोली मारो, लड़ते हैं मरें जो मर्जी करें, हमें इससे क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव ग्रुप्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन उनका सो आई हैव टॉक टू स्टूडेंट्स, फॉर्मर स्टूडेंट्स और टीचर्स एज वेल।
फॉर्मर। तो मैंने आई जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस कि क्या माहौल है, किस तरह मामला होते हैं और वो क्या हो रहा है। सो एज आई सेड कि थिंग्स आर नॉट राइट ओवर देयर, और वो खुद नहीं करने लगे सही। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मुझे बातें पता चली हैं उनका ज़ीरो इंटरेस्ट है और ना ही उन्होंने करनी है। ये भी जो हुआ है इट्स एन आई वॉश, कुछ भी नहीं होना है इस मामले में भी। कौन करेगा अली, कौन कर सकता है? आई मीन देखो, सीएम तो कर नहीं सकती। ये तो मेरे ख्याल से एजुकेशन की ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एचईसी के साथ। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कौन चलाता है? कौन है? मैं बातें करी जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन उनका है। सीएम कुछ भी नहीं कर सकती, अब आप समझ जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कौन है यार? इतनी बातें करने के बाद बता रहा था, पहले बताते। उनका सीएम कुछ भी नहीं कर सकती, एंड दिस इज व्हाई आई एम नॉट मैं डर के नहीं ये बात नहीं, बट जेन्युइनली इजंट द एचईसी जिसने कुछ करना है इनके साथ? नहीं, एचईसी कुछ कर कौन सकती करेगा? है, एचईसी कुछ कर सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बहुत कुछ नहीं होगा। वो इस मुल्क के सबसे ताकतवर लोग हैं जो इसको चलाते हैं, यूनिवर्सिटी को। Oh my This particular university, Okay. this particular university has a strategic studies का department. Oh, that I know. How many universities in Pakistan do you think have strategic studies department, which is actually जिसकी चेयर जो हैं वो राबिया अख्तर साहिबा है। ओ, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह पे चला गया अली लेकर। ठीक है ना? अच्छा, कहा सुना माफ। So, मैं इसी वजह से नो कोई कहा सुना माफ नहीं, जो मैंने कहा है स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। बिल्कुल वो कोई हम कोई यूनिवर्सिटी का जो है वो कोई उनके खिलाफ हमारा कोई एजेंडा नहीं है। क्यों होगा हमारा, क्या नहीं, देयर आर प्रॉब्लम्स भाई, और मैं ये भी बता दूं भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मेरे एरिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, इट इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन दैट एंटायर एरिया। और आपकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो उनका अभी रिसेंटली बनाया हुआ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेरे वालिद साहब को मैं लेकर गया। ये कवर अप फील होगा, रहने दो आप इस पॉइंट पे। नहीं, जो चीजें सही हैं उनको हाईलाइट भी करें। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द यूनिवर्सिटी पर से। द थिंग इज, और इस यूनिवर्सिटी के और मैंने जो उनकी डिसइंफॉर्मेशन थी वो मैंने पहले भी जो है वो डिस्पेल करने की कोशिश की है, बट द थिंग इज मेरी जो क्रिटिसिज्म है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। वो खास तौर पर हायर एजुकेशन के अंदर, और जो मेरे दिल के बड़ा करीब है सब्जेक्ट वो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। वो मगर अब तो बगैर स्टूडेंट के भी पॉलिटिक्स नहीं नो, होती बट अली, पाकिस्तान एज आई हैव सेड, देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज ओवर देयर एंड दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। ये बच्चे ने ऐसे ही वो खुदकुशी नहीं की, और उसकी खुदकुशी जो है ना वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इस पर जो ऊपर भी बैठे होते हैं ना, उन्होंने इस वजह से थोड़ी इनको बैठाया होता है नीचे वालों को कि आप बच्चे मारते फिरो। You know, वो इस वजह से भी नहीं होता। अब अपने जो है वो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं भाईजान। वो बात यह है कि लीबिया और पाकिस्तान के दरमियान $4 अरब की एक डील हुई है, जिसके अंदर हमारे JF-17 थंडर, इसके अलावा हमारे जो वो कैरियर्स हैं दीगर, और साथ साथ पता चला है कि अब बर्री और बहरी जो सामान है जंगी, वो भी मज़ीद इसके अंदर शामिल होने जा रहा है। और ये हुई है जनरल हफ्तर के साथ, जो कि इस वक्त एक डोमिनेंट फैक्शन है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा अली, ये मतलब कमाल एक एग्रीमेंट हुआ है, और यू नो इसके कुछ जिसको कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। विल गेट इनटू दैट लेटर। बट एक तो वो हमने जिस तरह बात की कि वो कमाल प्रोटोकॉल था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, इट वाज इनक्रेडिबल टू सी दैट। एंड ऑब्वियसली यू नो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। वो आसिम मुनीर हो, कोई और हो, बट यू नो आर कंट्रीज चीफ ऑफ यू नो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वहाँ गया है, तो वो कमाल है। और फिर उनके साथ एयरफोर्स के लोग भी थे, और उनके साथ इंटेलिजेंस के लोग भी थे। सो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके साथ, और जो CDF ने बातें की हैं वहाँ पर, दोस वर वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात होती थी, बट यू नो फॉर CDF टू से कि भैया हमने 90% अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ये सारा कुछ किया है। और वो लिबिया को ये कह रहे थे कि माय ब्रदरली एडवाइस टू यू इज़ कि आप इसको अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग करें जितना कि आप कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने ये एक फ़ैसला कर लिया था कि हमने यूरोपियन टेक्नोलॉजी से अपने आप को हटा लेना है। और उन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा कि हमने रशियन टेक्नोलॉजी को बीट किया, हमने फ्रेंच टेक्नोलॉजी को बीट किया, और आपको हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इक्विपमेंट, हमारा वेपन सिस्टम वो अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे। और इस पे अली और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जिस तरह का एग्रीमेंट लिबिया के साथ हुआ है, ये तकरीबन 7 और मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क, जो पाकिस्तान के साथ ये करना चाहते हैं। और मैंने इस पे बात की हुई है कि उन 7 यानी टोटल 8 हो जाएंगे। 8 मुल्कों में बांग्लादेश भी शामिल है।
और इंडिया में इस टाइम जो खलबली मची हुई है, अगर वो जो मुल्क हुआ वो बांग्लादेश वाक़तन, अगर ये कोई इस तरह का एग्रीमेंट हो गया कि जिसमें कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के जहाज़ और पाकिस्तान की वेपनरी जा रही है, तो ये तो मतलब काम बड़ा इंडिया के लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। बट अली इसमें एक इंटरनेशनल एंगल भी है कि वो लिबिया इस सॉर्ट ऑफ एंटी कतर और वो जो सारा ब्लॉक है वो भी एक वो सिलसिला है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डील? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, एक तो बहुत खुशी की बात है। उसकी वजह ये है कि ये जो यू सी दिस इज़ द बिगेस्ट, मेरे हिसाब से जो आपने सऊदी अरेबिया के साथ एक मुआहदा किया है, डिफेंस पैक्ट है, वो अपनी जगह, और दीगर जो आपको इंटरनेशनली आपको बड़ा अच्छा तरीके से ट्रम्प भी बड़ी अच्छी तरह से डील कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टेंजिबल रिजल्ट ऑफ द मे वॉर जो पाकिस्तान के हक में जाता है। $4 अरब की ये डील है। दीगर ममालिक के साथ भी हमारी बात चल रही है। वो तो डॉन के पीछे इस वक्त 11 मुल्कों की पुलिस है, नो। तो हमारी जो बार में से बात चल रही है छोटे डॉन के पीछे। तो द थिंग इज़ के ये एक पूरी इंडस्ट्री बन सकती है। एंड आर्म्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होती है, चाहे वो बरतानिया, फ्रांस की इकोनॉमीज़ जो हैं वो फंक्शन, अमेरिका मेनली, वो फंक्शन ही इस बुनियाद पर कर रही हैं। नाउ देयर इज़ चाइनीज़ आर्म्स जो कि ज़ाहिर सेल होंगे मज़ीद। J-10C के बारे में मैंने शायद आपको बताया इस प्रोग्राम के अंदर या नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जो कि इटली के अंदर मौजूद होते हैं, एंड ही केम, उन्होंने मुझे बताया कि एक इजिप्शियन बॉय था, वो उनकी गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है और PhD कर रहा है वहाँ पर इटली के अंदर। तो वो कहता है कि जब ये मे वॉर हुई तो कहता है कि नेक्स्ट डे जो है ना, वो कैफेटेरिया में मैं बैठा हुआ था, तो वो भागता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा, मैं 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? उसने कहा, क्या हुआ? कहता है, यार ये जहाज़ वाकई गिराए हैं 100% बात। उन्होंने कहा, बिल्कुल गिराए। कहता, बस ठीक है, मैं अपनी रिपोर्ट बना रहा हूँ। एंड कुछ दिनों के बाद J-10C जो है वो इजिप्ट ने ख़रीदे। सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ आपको टेंजिबल नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंडस्ट्री है इसका एस्टैब्लिश होना पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज करंटली हमारी जो भी है वो इंडिजिनस इंडस्ट्री हमारी जितनी भी है, नाउ वी हैव टेक्नोलॉजिकल, और जो हमारी एडवांसमेंट है, वो जो हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ है ह्यूमन रिसोर्स की, जो हम पूरी दुनिया के जहाज़ चला के चेक करते होते हैं, वो आपको पता ही है। पाकिस्तान के ट्रेडिशनली अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ज़ाहिर है हमारा, यार तुमने जिक्र कर दिया, उसका पूरा कर लो ना। राफेल्स को मतलब हमने टेस्ट किया हुआ है, जो कतर में चला के देखे थे हमने। जो अभी कतर का जिक्र वो आपने किया, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। मगर द थिंग इज़ के हमने जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, अभी मैं वही चेक कर रहा था, एक कर्नल मादू के नाम से एक कैरेक्टर है, चिमामंदा निगोजी अडीशी का एक नावल है, हाफ ऑफ अ येलो सन। तो उसके अंदर उसका जो कैरेक्टर होता है ना, जो मेन फीमेल कैरेक्टर, उसका एक फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है कर्नल मादू। तो उसका जो ओपनिंग सीन है ना, तो वो बड़े दिनों के बाद उससे मैं कहाँ थे तुम? तो वो कहता है, मैं पाकिस्तान गया हुआ था ट्रेनिंग पर। तो उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात है ना, एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड कि यार ये 1960s 50s की बात है। 1960s में वो कि में सेटिंग है वो उस नॉवल की, जो नाइजीरियन सिविल वॉर के हवाले से। एंड आई वाज फैसिनेटेड कि यार उस वक्त भी हमारा जो ताल्लुक था अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, वो ये था कि नाइजीरिया में हम जो ऑफिसर्स थे उनकी हम ट्रेनिंग में हम अपना जो है वो हिस्सा डालते थे। CDF ने इसका जिक्र किया है। जी, उन्होंने कहा कि लिबिया में हमारे इंस्ट्रक्टर्स हुआ करते थे, बिल्कुल दैट हुआ करते टाइम थे, विल कर्नल कम कज़ाफ़ी बैक। साहब के ज़माने से। हाँ, अच्छा, अब ये जो उन्होंने वहाँ पर बात की, जो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि वो उनको उनकी हिस्ट्री के हवाले से कुछ थोड़ा सा उन्होंने लेक्चर भी दिया कि ये तो मुल्क जो है वो लायन ऑफ अफ्रीका की का ये मुल्क है। तो उन्होंने लायन ऑफ डेजर्ट, द लायन ऑफ द डेजर्ट का ये मुल्क है। तो उन्होंने कहा कि हर बंदा जो है वो कल को जो है वो उमर बन सकता है, लेकिन आपको जो है वो अपनी फ़ौज को खड़ा करने की ज़रूरत है। $4 बिलियन आ रहे थे ना भाई $4 अरब और जेड़े दे रहे ने वो फिर गल्ला भी सुनते ने कि शेर ही पैन ने। भी साढ़े कोल है नहीं। द थिंग इज के जो आपने बात की ना कि कतर जो है वो एक साइड को बैक कर रहा है और पाकिस्तान अब दूसरी साइड को बैक कर रहा है। ट्रेडिशनली एक वहाँ पर एक गवर्नमेंट मौजूद है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, ये एक है, वैसे इसके अंदर प्रॉब्लम है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को इस डील का नहीं पता था। एंड आवर फॉरेन ऑफिस हैज़ेंट डन, जो कहते हैं ना कि डिलीजेंस जिसको कहते हैं कि यार थोड़ी सी हमें ये चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। फॉरेन ऑफिस, जो मैंने कुछ लोगों से बात की, उनकी फॉरेन ऑफिस के अंदर जो सोर्सेज थे उनके मुताबिक, एक सीनियर सहाफ़ी से मेरी बात हुई जिन्होंने मुझे ये बताया कि फॉरेन ऑफिस हैड नो क्लू। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन जो यूएन की बैक्ड वहाँ पर गवर्नमेंट है, उसके पास एरिया कम से कम होता चला जा रहा है। एक ज़माने में काफ़ी सारा था, अब वो बहुत थोड़ा सा रह गया। ट्रिपल ए में उनकी गवर्नमेंट है, बट जनरल हफ्तार जो के उधर आर्मी की तरफ से लीड कर रहे हैं उन दूसरी साइड की आर्मी को, उनके पास अब समझिए कि तकरीबन 70% जो लिबिया है वो अब जनरल हफ्तार की
कंट्रोल के अंदर है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ट्राइबल भी होते हैं, किस ट्राइब, कौन सा ट्राइब बड़ा है, फिर उसके किन किन ट्राइब्स के साथ कोएलिशंस हैं, अलायंसेस हैं, तो उसका जो अलायंस है वो इस वक्त लीबिया के अंदर सबसे बड़ा है। पाकिस्तान हैज़ बीन बैकिंग दिस ग्रुप, द अदर ग्रुप, जो कि यूएन बैक्ड गवर्नमेंट है, ट्रांजिशन गवर्नमेंट या नेशनल समथिंग करके उसका नाम, नेशनल ग्रैंड समथिंग करके उसका ग्रुप का नाम है, अलायंस है, उसको वो बैक कर रहा है। कतर भी उसको बैक कर रहा था, टर्की भी उसको बैक कर रहा था। लेकिन अगर आप 2025 को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टर्की ने अपने आप को कम्प्लीटली जो है वो जनवरी से स्टार्ट किया है। फेब के अंदर उनकी मुलाकात हुई, सितंबर के अंदर उनकी मुलाकात हुई, जुलाई के अंदर उनकी मुलाकात हुई, अक्टूबर के अंदर उनकी मुलाकात हुई, और टर्की ने अपने आप को कम्प्लीटली रीओरिएंट कर लिया टुवर्ड्स दिस ग्रुप हफ्तार के साथ। इसको ऑलरेडी रशिया बैक कर रहा है, इसको ऑलरेडी जो है वो सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है, इसको ऑलरेडी यूएई बैक कर रहा है। पाकिस्तान की जो अब आईएसएफ के साथ इजिप्ट भी बैक कर रहा है। आईएसएफ जो स्टेबलाइजेशन फोर्स सो कॉल्ड है, जिसके साथ अभी तक हम टॉय कर रहे हैं, अभी हम पूरी तरह से फैसला नहीं किया, तो पाकिस्तान का अलायंस किन मुल्कों के साथ है, वो इन्हीं मुल्कों के साथ है। पाकिस्तान लीबिया में अब उस फैक्शन को बैक कर रहा है जिसके साथ रशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इजिप्ट है, एंड नाउ टर्की भी है। सो ये जो ग्रुप है पाकिस्तान का कोर ग्रुप, तो इन्हीं के साथ अलायंस जो है वो इन्हीं के साथ। अली इशू पता क्या है? इशू ये है कि वो अमेरिकन जो है ना अफगानिस्तान में इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला छोड़ गए हैं कि वो असला तालिबान ने टीटीपी को भी बेचा है, और वो कुछ अफ्रीकन नेशंस में भी बिका जा रहा है। और अब मैं क्या कहूँ कि ज़ाहिर बात है कि तालिबान को जो फैसिलिटेशन है ना, वो कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्री से उस पर वो जो है ना हाथ रखा हुआ है, और वो जो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, प्रिंसेसेस के साथ शादियां भी हुई हैं वहाँ पे। तो वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो जा रहा है। अब आप देखें ना कि अफ़गानिस्तान का ना कोई ट्रेड है, ना कुछ लेना है ना देना है, डॉलर इतना स्टेबल है, साढ़ा डॉलर संभालिया नहीं जाता। द थिंग इज़ कि दिस इज़ अ वेरी बिग गेम विच इज़ बीइंग प्लेड, और उसमें अब जो हमने रोल अडॉप्ट किया है ना, पहले हम बैठे देखते रहते थे, ज़ाहिर बात है हमारे हालात ही ऐसे थे। अब हमारे हालात हो गए हैं चेंज। अब हम कहते हैं कि अब हमने बैठ के नहीं देखना। वही जो याद है मैं आपको कहता था कि पाकिस्तान हैज़ अ टेबल ऑन द सीट, सॉरी सीट ऑन द टेबल, these are the painkillers kicking in, but you know हम अब प्लेयर हैं तो उस गेम में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेली जा रही है। सो ये जो तालिबान ने मज़े किए हैं ना, इसका अब जो मामला है ना, वो जिसको कहते हैं ना ब्लैक मार्केट की बजाय ये वाइट मार्केट अब एक्टिवेट हुई है। और जो वो मैंने बात की है 8 ममालिक की, अब आप देखिएगा कि और भी बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसमें कि कुछ मुस्लिम भी होंगे, और इधर भी हम उनके लिए एक सप्लाई चेन खोलेंगे और हम उनको ये सारा कुछ अब करने जा रहे हैं। और जिन ममालिक को तालिबान बहुत पसंद है या उनको इस टाइम उनसे फ़ायदा हो रहा है, वो ज़ाहिरी बात है कि वो अपना काम कर रहे हैं और वो करेंगे। बट आई थिंक इट्स टाइम दैट दे शुड ऑल्सो रियलाइज़ कि पाकिस्तान से शायद नहीं पंगा लेना चाहिए इस मौके पर। पाकिस्तान कोई पंगा नहीं ले रहा उनके साथ, पाकिस्तान कुछ उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें और दिल से ज़रा आप आगे शामिल हो जाएं। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि रशिया, सऊदी अरेबिया और इतनी जो टर्की यूएई जो है, यूएई वो मेन प्लेयर है अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के तमाम ममालिक के अंदर। यस। और एक और बात इसमें अली बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इंडिया ने खामोशी से अफ्रीका में इतनी इंग्रेस की है। वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं, मेजर बिजनेसेस हैं, दे आर रन एंड ओन्ड बाय इंडियंस। और मैंने कुछ वहाँ के लोगों से बात की तो वो मुझे बताना शुरू हुए, तो वो रुके ही ना कि वो युगांडा का मैं बात करूँ, वो बता रहे थे कि जी ये वाला बिजनेस भी है, ये वाला ब्रांड भी है, ये वाला ब्रांड भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, ये भी है, वो भी है। ज़ाहिर बात है हमारी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर उस तरह ना, तो हम जो चीज़, ये आपने एक बात की थी कि हमारे पास जो बेस्ट चीज़ है एक्सपोर्ट करने की, वही कर लो सही तरीके से। तो अब हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होने जा रहा है। आपने जो है ना अभी वो बात की है अमन फोर्स की, आई थिंक उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर लें कि वो पाकिस्तान को, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान को अपनी फ़ोर्स जो है वो गज़ा भेजनी चाहिए, हर हाल में भेजनी चाहिए।
और ये जो प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है ना पीटीआई और मौलवियों की तरफ से कि जी वहाँ पर भेजी फोर्स तो आप उनसे जाके हमास से असला ले लेंगे, इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बिकॉज एक बात तो ग्रंटेड है ना कि पाकिस्तानी फोर्स जाएगी वहाँ पर, तो कम से कम ये तो नहीं ये करने लगे कि हमास वालों को जाके कहे चलो अपना असला जो है ना वो हमें दे दो। दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन हमास एंड इजराइल जो उन लोगों ने साइन किया है। वो उस पर अमल करते हैं नहीं करते हैं वो उनका मामला है, बट गज़ा के जो मुसलमान हैं आई एम श्योर कि उनको तो कुछ सुकून मिलेगा ना, या उनके दिल को तो कुछ तसल्ली होगी अगर वो पाकिस्तानी फोर्स को अपने दरमियान देखेंगे। और ये जो प्लान है पूरे का पूरा पीस प्लान, इसको नेतन्याहू कभी साइन ही नहीं करना चाहता था। मैंने इस पे आपको इधर भी एक्सप्लेन किया था किस तरह स्टीव विटकॉफ और उसने जेरेड कुशनर ने इसका फ़ायदा उठाया था जो इसने कतर पे हमला किया था, और ये सारा पीस प्लान उसने मनवाया था इनको, लेकिन वो नहीं चाहता ये करना। सो आई डोंट वांट अ रिवर्सल टू दिस बिकॉज दैट इज़ अगली। वो तो मतलब फिर वही कुछ करेगा जो वो ऑलरेडी कर रहा था, तो इसको कैंसिल नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। एंड आई रियली वांट कि पाकिस्तान वहाँ पर अपनी फोर्स भेजे ताकि मुसलमानों के लिए वहाँ पर जो हैं उनके लिए कुछ भलाई हो सके और हम वहाँ पर उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें जो आज तक हम नहीं कर सके। आई अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ेंगे तो कुछ करेंगे ना, देखिए घर बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसमें जो असल मसला है ना वो ये है, आपको पता है मैंने भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के मैं हक में था, पाकिस्तान के हवाले से भी मैं हक में हूँ, मगर जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए हमारा वो ये है कि क्या फ़लस्तीनीज़ के हक में। पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ और वो ये है कि आप जो पैलेस्टीनियन डायस्पोरा है उसकी जो ट्वीट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से वो प्रो इमरान खान है। नाउ आई डोंट हैव एक्सेस टू देयर इनर डिस्कशंस, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या है, बट मैं उसको देख रहा हूँ कि पैलेस्टीनियंस जो है ना सिंस द 60s 70s जो वो ऑर्गेनाइज होते रहे हैं इंटरनेशनली, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, जिस तरह से उन्होंने कैंपसेस के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स किया वहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने अपने कोलिशंस बिल्ड किए हैं विद अदर ग्रुप्स जो कि उनके साथ सिंपैथेटिक हो सकते थे। कुछ ग्रुप्स थे जो उनसे सिंपैथेटिक नहीं हो सकते थे। फॉर एग्जांपल LGBTQ ग्रुप, वो कहेगा यार इसराइल के अंदर तो हमें इजाज़त है, यहाँ पर नहीं है। वो एक उन्होंने उनको भी अपने साथ मिलाया है, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स किया। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं वो प्रो इमरान खान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर था। इमरान खान जो है वो, आई थिंक इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड मूव। दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ दी ISF, नंबर 1। अगर वो पार्ट नहीं है तो नैरेटिव वो बिल्ड करेंगे पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है हमारा जो इंटरनल डिवीजन है उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रॉन्ग, हमारा जो सोशल मीडिया के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि हमारा जो आहनी हाथ है, जो हमारा आर्म है जिससे हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, वो तो PTI है। ठीक है, पाकिस्तान की स्टेट और PTI के दरमियान हो गई है कट्टी, और उस कट्टी के अंदर वो इतना गंदा एक डिवोर्स है जिसके अंदर जो है ना वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जहनी मरीज कह रहे हैं। उसके अंदर हम इस नैरेटिव को काउंटर कैसे करेंगे? और उल्टा हमारा जो डोमिनेंट ग्रुप है सोशल मीडिया के ऊपर और जो इंटरनेशनल एक माहौल बना हुआ है, वो दोनों जो है वो अलाइन कर जाएंगे। नाउ द अदर प्रॉब्लम इज कि अगर ये ऐसा होता है, जो हमारा सोल्जर होगा, जो हमारा ट्रूप होगा, बिकॉज जैसी मोस्ट ऑफ द फाइटिंग इज बेसिकली मोराल, क्योंकि वो दोनों साइड से गोली चल रही होती है और मोराल जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब लड़ाई हो रही होती है। हमारी आर्मी के अंदर जो फौजी बैठा हुआ है, अगर उसको लग रहा है कि यार मुझे फ़लस्तीनी बिला वजह गालियाँ दे रहा है, मैं इनको डिसआर्म करने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे फिर भी गालियाँ पड़ रही हैं, हाउ गुड इज़ इट? हमारा कोई इसमें से बेहतरी नहीं निकल सकती। ये भी एक सेंटिमेंट मौजूद है यहाँ पर लोगों के दरमियान कि ये जो पासपोर्ट है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसराइल जाने के लिए नहीं है ये पासपोर्ट, वो जो भी लाइन है, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं भूल रही है इस वक्त, इस पार्ट यू कैन नॉट ट्रैवल टू इसराइल ऑन दिस पासपोर्ट। ये जो लाइन है ना, ये हमारा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक फ्लैक्स है कि यार पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है पूरी दुनिया के अंदर, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग शेयर कर रहे हैं, ये एक मुल्क है जो कहता है जी हम इस पासपोर्ट के ऊपर इसराइल को ट्रैवल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी, पाकिस्तान की पैलेस्टाइन पॉलिसी, हमारी आर्मी की जो अंदर जो सोल्जर है उसकी नज़र में यू कैन से प्रैग्मेटिक डिसीजन है, आप दुनिया में जो ताकतवर है उसका साथ देते हैं, आपने क्यों करना है। मगर हमारी इसराइल पॉलिसी और हमारी इंडिया पॉलिसी बुनियादी तौर पर एक दूसरे को फीड करती हैं। हमारा जो सोल्जर है वो इंडिया से भी इसलिए लड़ रहा है कि वो इस्लाम का किला है, वो इस्लाम के किले की हिफाजत कर रहा है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है एज अ सोल्जर, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इसराइल के सामने कौन खड़ा हुआ है, वो मरने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि वो इस्लाम के किले की हिफाजत कर रहा है। उसके ऊपर इसराइल में जाके अगर ही इज़ लुक्ड एट एज ए पर्सन Facilitator of फैसिलिटेटर ऑफ इसराइल,
फैसिलिटेटर ऑफ तागूत, दुश्मन, काफिर, तो उसके मोराल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो फ़र्क सो पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. आई पर्सनली हैव अ फीलिंग कि जो मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने कहा था कि आप इराक में अपने ट्रूप्स को पोस्ट करें, मुशर्रफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, बात तो ਤੁਹਾਡੀ गलत ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए सानू, असी राज़ी हाँ. तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये कर लें आप. एक तो मैंडेट का ही उन्होंने सवाल उठाया था. अभी भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वापस आते ही जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमें मैंडेट का नहीं पता, हम चाहते हैं. जो मार्को रूबियो की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, है, जी। उसके अंदर भी यही बात है, मैंडेट दी ऐसी ये उन्होंने जवाब देना है. मेरा अपना ये फीलिंग है, ये जो 8 ममालिक हैं, दिस इज़ बेसिकली ट्रम्प्स थिंकिंग. ट्रम्प को ये बात समझ में आ गई है कि इनको डिसआर्म मुसलमान कर सकते हैं. इसराइल से हुआ नहीं, इसराइल से हो नहीं रहा, हम जाके उनको डिसआर्म कर रहे हैं. अगर डिसआर्म नहीं करना तो हमारा वहां पर होने का कोई मकसद नहीं है. अगर डिसआर्म करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ हेलिश नाइटमेयर फॉर एनी फोर्सेस दैट आर पोस्टेड देयर, विच इज वाई इजिप्ट शायद इसमें खुशी से शामिल होगा, सऊदी अरेबिया शायद खुशी से शामिल होना चाहता हो, यूएई तो बहुत खुशी से शामिल होगा, बट पाकिस्तान, इंडोनेशिया, they थिंक यार हमें क्या पड़ी है, गालियाँ खाएं सारी दुनिया से जाके. हमने 20,000 ट्रूप्स यहाँ से भेज दिए, इंडोनेशिया ने इतने ट्रूप्स पाकिस्तान ने भेज दिए, हमें क्या ज़रूरत है इतने ट्रूप्स वहाँ पर भेज के, गाली भी हम ही खाएं. कितने को पैसे मिल रहे हैं यार, इस पैसे के बगैर भी गुजारा हो जाएगा. सो आई हैव अ फीलिंग दैट पाकिस्तान इवेंचुअली will pull out and Indonesia will eventually pull out, and if these two pull out तो सऊदी अरेबिया के लिए मुश्किल हो जाएगा. ये बेल मैंने पहले दिन कहा था, मुझे मुंडे चढ़ती हुई नजर नहीं आती. इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि ये चीज ना हो. देखिए, इसराइल नहीं चाहता कि वही वहां तो पर problem मुस्लिम है। आर्मी, मुस्लिम ट्रूप्स स्टेशन हो. यही तो मैं कह इसी रहा दिन वहां पर अमेरिका में कोई वो कह रहे हैं, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है 2026 की, ट्रम्प साहब ने जो अनाउंस की है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इंडो पैसिफिक से निकल रहे हैं, हम जो है वो सेंट्रल एशिया से, इंडो पैसिफिक में है सॉरी, हम सेंट्रल एशिया से और वो सॉरी मिडिल ईस्ट से जो है वो हम अपने आप को एक्सट्रिकेट करना चाह रहे हैं. वो पीछे हटने की बात कर रहे हैं. वो कल को निकल जाएं, ये 8 मुल्कों की फौज जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, ये तो पीछे से सीटी मारे 10 और आ जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? सो इसराइल डजंट वांट दिस, पाकिस्तान डजंट वांट दिस, कोई नोबडी वांट्स दिस रियली. सिर्फ एक बंदा है जो चाहता है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप. उन्हें समझाना है थोड़ा औखा है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए, कि हम इस पंगे से दूर रहें. आपकी बात सही है, अपना रोल बढ़ता हुआ सबको अच्छा लगता है. नहीं, हम यानी और किसी को मुसलमान क्या-क्या जो वहाँ बेचेंगे. पर हैं, पैलेस्टीनियन हैं, गजा के लोग हैं, उनकी भलाई के लिए हमें जाना चाहिए. मेरा वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर उनको लगता है कि हमारी भलाई के सही लिए हो रही बात है, है, लेकिन सही अगर उनको बात लगता है कि हमारी भलाई नहीं हो रही, तो तुम जाओ, तो आपको गालियां खाने के लिए नहीं जाने नहीं, की जरूरत देयर इज नो पॉइंट टू दैट. सो फाइनली वकास, वैसे तो शो काफ़ी लंबा हो गया, डकी भाई के ऊपर हम चले. आप ये बता दें उनके साथ क्या हुआ है, वो आज क्या वाक़या है? एक्चुअली उनकी कोर्ट में केस चल रहा है. आपको पता है कि उनकी बेल तो हो गई है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है उनका. और उनका इशू चल रहा था कि उनके पास चैनल की ना एडमिन एक्सेस नहीं है, उनके पास एडिटर एक्सेस है चैनल की. तो उन्होंने कोर्ट में ये अपील की हुई थी कि मुझे पूरा चैनल जो है ना मेरा वापस किया जाए, और मेरा मोबाइल भी मुझे दिया जाए. तो कोर्ट ने उनकी ये वाली अपील रद्द कर दी. उन्होंने कहा ना आपको चैनल मिलना है, ना आपको आपका मोबाइल मिलना है. आपको उन्होंने वो लैपटॉप बैग दे दिया है, गोप्रो कैमरा दे दिया है, वो जो बैंक कार्ड्स थे वो दे दिए हैं, आईडी कार्ड्स थे वो दे दिए हैं. 19 उनकी अशिया वापस हो गई हैं, बट उनको उनका चैनल और मोबाइल नहीं मिला. अब प्रॉब्लम बस ये है अली कि ये एक केस था जुए की ऐप्स का, और अब उसकी जो वो इरशाद भट्टी भी बैठा उनके सामने, वो कह रहा है. तो क्रिकेट वाले भी तो कह रहे थे ना, वसीम अकरम का भी बिल बोर्ड लगा हुआ ना, वसीम अकरम ने भी तो ये किया था ना. तो बात की है कि अगर आपने कोई काम गलत किया है, वो तो शहजादे थे वो वो जो चौधरी था, सरफराज चौधरी, उसने बेड़ागर कर दिया केस का, रिश्वत लेके और इस पे तशद्दुद करके, जो कि गलत किया गया. लेकिन केस तो केस है ना. वो जो दूसरा है वो रजब भट्ट, वो भी वो बदमाश बना फिरता है पाकिस्तान में, वो अदालत के अंदर गाड़ी लेके जा रहा है उसके साथ. तो वो मतलब वी आर बैक टू स्क्वायर वन, के जहाँ पर के लगा था कि शायद कोई जो इनके घपले हैं, ये जो गलत काम है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी और मेरिट पे होनी चाहिए. वो वाला मामला बेड़ा गर्क हो गया, और अब ये कोर्ट में केस आई डोंट नो इसका क्या फ्यूचर होगा, इसमें से क्या निकल पाएगा. क्योंकि केस तो ऑलरेडी मतलब उनके तो वकील ये कहेंगे भाईजान ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये, क्योंकि उससे एक शुरू में एक ना हल्फनामा लिखवा लिया था जब उसको गिरफ्तार किया था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा कुछ. और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो किस तरह कोर्ट में स्टैंड हो सकती है कि जिसमें कि उसने उसका 3 करोड़ रुपया
निकलवा लिया उसके वॉलेट में से। सो यू नो वो एक अजीबोगरीब सा माहौल बना हुआ है। मुझे तो चाहिए, मैं तो सोचता हूँ कि अब तो उनको जैसा वो चाहिए उसको वो वापस करें उसका चैनल और ये, और वो अब कोई नया केस बनना चाहिए उसके ऊपर जो वाकई को मेरिट पे हो। मुझे तो इसमें ना वो समझ नहीं आती कि अब ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे साथ बिग ब्रदर है, अब बिग ब्रदर का वो MI का कहते हैं, MI अगर उनके साथ तो वो कोर्ट केस में फिर क्या उनका किरदार है कि कोई किरदार नहीं है, क्या हो रहा है। सो यू इट्स अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है। मुझे तो इससे ना बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। मुझे इनिशियली ये था कि अच्छा चलो कुछ हो रहा है इसमें, वो आगे से वो सरफराज चौधरी जैसे गुंडे बदमाश जो हैं, और बाय द वे उन्होंने भी बच जाना है, उन्होंने भी निकल आना है, उनका मामला भी तय हो जाना है। और ये इधर सरफराज चौधरी साहब के बारे में मैंने एक पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर जो अब रिटायर्ड है उनसे मैंने बात की थी, और उनका ये कहना है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैंने पूछा था ऑनेस्टली, तो उन्होंने जो बात बताई वो ये कही कि देखिए बात ये है कि जो कुछ 36 करोड़ रुपये कितने करोड़ रुपए थे वो जो सारे पैसे थे, 40 करोड़ है, 40 करोड़ के करीब है, 38 करोड़ आई थिंक। वो जो 38 करोड़ रुपया है ना, वो उसकी जो लिखी हुई है, उसकी जो चार्जशीट है उसके अंदर 38 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। ये डिजिटल वॉलेट है, इससे बहुत स्पीड से जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस के सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि क्या ही इसके बारे में बात करें। तो होता ही है कि उनको जो टेंशन थी वो सिर्फ ये थी कि ये अगर जो ये डिजिटल वॉलेट में पैसे हैं, लोगों को पता चलेगा कि जी ये साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं, तो कहीं 7 के नहीं 40 करोड़ है नहीं टोटल। वो करता था ना कॉल सेंटर से लेता था ये, तो वो जो पैसे हैं वो फौरी तौर पर उन्होंने अपने अकाउंट में, ताकि ये सिक्योर हो जाए, और क्योंकि उन्होंने चार्जशीट के अंदर लिख दिया है तो ये पैसे कहीं जा नहीं सकते। सो ये कहना कि उन्होंने जो अपने अकाउंट में शेयर करवा ली हैं, ये पैसे जो हैं वो गुम हो जाएंगे या रियासत को पता नहीं चलेगा। दूसरी बात आपने वो जो कही वो बहुत टेलिंग है कि भाई ये जो तब्दीली तो आनी कोई नहीं, उनको इस्तेमाल करना था, उनको अब इस्तेमाल करना है, जो कि वो आपने पतलू वाला हमने एक सेगमेंट किया था। डकी भाई के बारे में भी आपने कहा था कि जी नेक्स्ट आप देख लीजिएगा उनका क्या होगा, और वो जब वापस आए उन्होंने पहली दफ़ा ये कहा कि जी बिग ब्रदर ने जो है वो मुझे बड़ा हेल्प किया। ह्यूज मार्केटिंग मिली है जी, बहुत बड़ी मार्केटिंग। थिंग इज कि उसके ये पता है कितने मिलियन व्यूज हैं? 13-14 पता नहीं हो गए हैं। 14 तो उस दिन हो गए थे, अभी 14-15 मतलब वो मिलियन हो गए। सो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, और इनसे जो हेल्प लेनी है आपने, ये तो चुप करवाना भी इनको जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद है कि आप मेरे खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो अगर आपके एक्टिवली हेल्प होना शुरू हो जाए तो और क्या चाहिए। बाकी ये जो हुकूमत है भाई, सीधी सी बात है, ये रिफॉर्म के एजेंडे पर नहीं आई। 2020 में जब PDM मूवमेंट चल रही थी तो सुहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा था लाहौर के जलसे पर, उन्होंने कहा बड़ा जलसा था। उस वक्त PTI का तो जो डोमिनेंट नैरेटिव था वो ये था कि फेल हो गया। 21 अक्टूबर का जब नवाज शरीफ वापस बड़ा जलसा था, नहीं 2020 का PDM का लाहौर में जो दिसंबर में जलसा किया था मरियम नवाज ने, अच्छा, तो उन्होंने कहा बड़ा जलसा था, लेकिन इसमें मुझे टूटी जूती वाला नज़र नहीं आया। ये उनके वर्कर्स थे जो पूरे पंजाब से आए और उन्होंने एक बड़ा शो लगाया। बट द थिंग इज कि दिस इज नॉट एन इनकलाबी मैसेज दैट शी इज गिविंग। वो बता रही है 2017 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, फलाना ढमाका, लेकिन ये इनका सोल क्लेम टू पावर ये है कि वी आर बेटर मैनेजर्स इन दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम। इस बेटर मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम वो बिल्कुल हो रही है, ठीक है, वो छोटे छोटे चेंजेस आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो जो रिफॉर्म है कि मुल्क तब्दील हो जाए, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। शो लंबा हो गया, फ़िलहाल के लिए जो है वो हम इसको ख़त्म करते हैं। और यार वो पिछले हफ्ते हमने स्पेस की थी, और हमने कहा था कि हम इसको वीकली बनाएंगे, लेकिन हमने लास्ट वीक फिर नहीं की। तो इस हफ्ते हमने जो है वो लाजमी मेक श्योर करना है कि हम इसको वीकेंड पर एक स्पेस जो है वो ट्विटर के ऊपर लाजमी करें, और वो हम जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, आपको पहले से पता होगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा फ़िलहाल के लिए नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सिटिंग कमेटी से अली वारसी को, वकास हबीब राना को इजाज़त दीजिए, और साथ साथ हसन इफ्तिखार साहब के लिए जो है वो दुआ करते रहिए। दुआ वैसे सबके लिए किया करें। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब, अल्लाह हाफ़िज़।